स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स क्रैक साइंस में। आज के वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं जो आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए संजीवनी साबित हो सकती हैं। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें। तो जैसे आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो, ऊष्मा की एसआई इकाई है। ऊष्मा की एसआई इकाई है तो ऊष्मा की जो एसआई इकाई है वो जूल होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे कैलोरी और किलो कैलोरी ये दोनों ऊर्जा की इकाई होती हैं, यानी जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो कैलोरी और किलो कैलोरी में प्राप्त होती है और 1000 कैलोरी में 1 किलो कैलोरी होता है। और अर्घ जो है सीजीएस पद्धति में इकाई है। अर्घ जो है सीजीएस पद्धति में इकाई है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो ऑप्शन देख पा रहे हो, ना तो अनुदैर्घ्य ना अनुप्रस्थ, केवल अनुदैर्घ्य, केवल अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी केवल अनुदैर्घ्य एकदम राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी केवल अनुदैर्घ्य एकदम राइट आंसर होगा, क्योंकि जो ध्वनि तरंगें हैं वो तीनों माध्यम में यानी ठोस द्रव गैस में संचरण करती हैं और ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता? निर्वात में इसका संचरण नहीं होता, यानी ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता। बाकी ठोस द्रव और गैस तीनों ही माध्यम में जो ध्वनि है वो अनुदैर्घ्य रूप से संचरण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि तरंगों की चाल, तो बेटा ध्वनि तरंगों की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इस्पात एकदम सही होगा। और इस्पात में भी अगर हम बात करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होती है। इस्पात में भी अगर हम बात करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि तरंग की चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है। स्तंभ का मतलब यहाँ पर तने से होता है। स्तंभ का मतलब यहाँ पर तने से होता है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से कौन पूर्ण तना परजीवी है। तो इसमें से जो तना परजीवी है वो है अमरबेल। तना परजीवी कौन है? अमरबेल है। अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी, इसको इंग्लिश में कसकटा बोलते हैं, तो अमरबेल पूर्ण स्तंभ परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पौधों में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम है। पौधों में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर व्यवस्थित क्रम क्या है इसका। तो सबसे पहले आपको वर्तिकाग्र दिखेगी, फिर वर्तिका दिखेगा, फिर अंडाशय और उसके बाद पुष्प। अंडाशय के बाद आपको पुष्प दिखाई देगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय एवं पुष्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन से केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण पदार्थ को पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होते हैं। जैव निम्नीकरण पदार्थ वो होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं। ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं उनको जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। और अजैव निम्नीकरण पदार्थ वे होते हैं जिनको सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन दिया हुआ है, घास, पुष्प और चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, केक, लकड़ी एवं घास, इनमें से कोई नहीं। तो घास, पुष्प और चमड़ा, ये ऑप्शन नंबर ए, ये कैसे हैं? ये जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो आप देख पा रहे हो एक पारितंत्र में आहार श्रृंखला के निर्माण के लिए पहले होता है आपका उत्पादक। पहले आपका उत्पादक होता है, उत्पादक, फिर आपका उपभोक्ता होता है और उपभोक्ता के बाद अपघटनकर्ता होता है। और उपभोक्ता के बाद क्या होता है? अपघटनकर्ता। और अपघटनकर्ता में भी अपघटनकर्ता होता है। अब उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो यहाँ आप जैसे देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर इसका बी है, घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, तो घास यहाँ पर उत्पादक हो गई, बकरी यहाँ पर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हो गए और मानव यहाँ पर द्वितीय श्रेणी के या तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हो गए। तो आहार श्रृंखला का जो निर्माण है वो घास, बकरी तथा मानव वाला ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुशक्ति में कितने वाट होते हैं। अशुशक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 700 वाट नहीं होते हैं बेटा, 700 वाट नहीं होते हैं। जो क्वेश्चन इसका आंसर है उसका है 746 वाट। अशुशक्ति में 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है। निम्न में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है, तो बेटा इंसुलिन जो है वो अग्न्याशय के बीटा कोशिका से स्रावित होती है। अग्न्याशय के बीटा कोशिका से स्रावित होती है। और इंसुलिन क्या करती है, ये रुधिर में जो शुगर की मात्रा है उसको
नियंत्रित करती है। इसकी कमी से एक रोग हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मधुमेह। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मधुमेह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंपास घास के मैदान कहाँ पर स्थित हैं? पंपास घास के मैदान, तो बेटा पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में स्थित हैं। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में से मिश्रित ग्रंथि कौन है? मिश्रित ग्रंथि, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मिश्रित ग्रंथि क्या होती है। अगर हम बात करें मिश्रित ग्रंथि, तो ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों से मिलकर बनती हैं। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों से मिलकर बनती हैं, उनको हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो जो अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है और इसी की बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें, जिससे आपको इस पूरे वीडियो की PDF वहाँ से प्राप्त होगी और सारे वीडियो भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। ये अभी जो टेट परीक्षा हुई थी 23 तारीख को, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है और यहीं पर मौसमी घटनाएं घटती हैं, इसीलिए इस क्षोभ मंडल को परिवर्तनीय मंडल भी कहते हैं। परिवर्तनीय मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसमी घटनाएं घटती हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनीय मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका जो ऑप्शन है वो विटामिन ए एकदम राइट होगा कि रतौंधी, इसी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन का युग्म कौन सा है? तो जो जल में घुलनशील विटामिन है बेटा वो होते हैं बी और सी। इसका ऑप्शन नंबर एक एकदम राइट होगा। यानी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। और अगर कोई तुमसे पूछे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं एडेक, यानी ADE&K, इनको बोलते हैं एडेक। ठीक है, तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं? ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो बेटा ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व आपके हैं कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन शरीर निर्माण पोषक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शरीर निर्माण पोषक तत्व कहलाते हैं। और अगर वसा की बात करें तो वसा द्वारा दैनिक जीवन की ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी पूरे दिन में जो कार्य करने की हमें ऊर्जा मिलती है वो हमें वसा से मिलती है। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। साथ साथ ये सेशन आपको कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करें। धन्यवाद।